मोदी को गुजरात को ये तमाम सौगात देने के इस खास कार्यक्रम से आप सीधे इस संवाद में सुन रहे थे, लेकिन अब लौटते हैं दंगल की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है, विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हमलावर। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। ये हर एक उस मुद्दे को राजनीतिक तंग दायरे में देखना चाहते हैं जो संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन मुद्दों को भी संकीर्ण दायरे में देखने का प्रयास करते हैं। और डिबेट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ नुपुर शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत में आशुतोष वर्मा जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जिस समय सत्ता में थी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम उस समय भी किया और अब चुनाव से पहले कल के दिन भी जब प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान के समर्थन में वहां नारे लग गए। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड कभी देखते नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे इतनी ज्यादा गंभीर धाराएं लगी हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पे बैठ जाए और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले बिना किसी डाटा के और बिना किसी तथ्य के, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। अपने ऊपर खुद के सारे केस धुलवाने के बाद अभी 4 ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की धरती के अंदर, लखनऊ के अंदर अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं और ये भारतीय समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप में लगाने के लिए जो बात कह रहे हैं उसके लिए वहां आगरा की पुलिस, वहां का आपका नहीं, सवाल इस बात पर उठ रहा है, सवाल समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट में अगर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगेंगे, सवाल उस पर उठ रहा है। नहीं, कैसे समर्थन? राज आपका है, कौन समर्थन पे है? उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं तो ये आपकी ढीला ढवाली है। और वहां की पुलिस तो साफ साफ बोल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कल ही लिख के बोल दिया था कि ये लोग हमारी पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो वहां पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में परेशानी ये है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मूलभूत जो परेशानियां हैं उनसे देश को डिरेल कर दिया जाए। बेरोजगारी पे कोई बात ना करे, कोरोना में हो गई अनियमितताएं पे बात ना किया जाए, महिला सुरक्षा पे बात ना किया जाए, महंगाई पे बात ना की जाए। नुपुर शर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि आपकी पुलिस इस पर फेल हुई कि वो नहीं पकड़ पाई ऐसे लोगों को। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको सबसे पहली बात तो ये है बनाए हैं समाजवादी पार्टी के, ये जानते नहीं होंगे इनके खुद के अखिलेश यादव जी के ऊपर पत्रकारों से मारपिटाई करने तक का केस रजिस्टर्ड है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल पाइपलाइन के ऊपर मीनाक्षी जी ठीक है, आशुतोष जी सुन लीजिए, ठीक है एक बार सुन लीजिए, आपने भी अपना पॉइंट पूरा रखा था। पहली बार 50 ठीक है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। आशुतोष जी आपके पास आऊंगी, ठीक है, सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, एक सेकेंड, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, पहले एक एक बार सब लोग अपनी अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर आप जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करिएगा। ठीक है, नुपुर जी बोलिए। नुक्कड़ की बहस नहीं हो रही जहाँ पे तू मैं और गाली गलौज चलेगी। कल इनके ही किसी प्रवक्ता ने टीवी के ऊपर गाली दे दी एक अन्य पैनलिस्ट को, तो मैं इनसे विनती करूंगी अपने समय पे आप बोले
इतनी तो आप सहन शक्ति रखेंगे कि दूसरे को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपको समय तो मिलेगा ही, मौका तो मिला आपको पहले। बताइए नुपुर जी, बताइए। नहीं, थरथराइए मत जबरदस्ती। आप इतना बताइए, आपके खुद के अखिलेश यादव के ऊपर भी इलीगल माइनिंग की ईडी के भी केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस है। जब तक आप वो गिनते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे एक चीज का बात जरूर जवाब दीजिएगा कि जहां जिस पार्टी के गुंडों ने बौजाई को नहीं छोड़ा, अच्छी तरीके से दृश्य याद है मुझको कि वो रैली के ऊपर स्टेज पर चढ़ के भाषण देने चढ़ी तो समाजवादी पार्टी के गुंडे ही चढ़ गए स्टेज के ऊपर, स्टेज तक तोड़ दिया और उनको बचा के, उनकी इज्जत आबरू बचा के आपको साइड में किनारे ले जाके गाड़ी में ले जाके फरार करना पड़ गया था। तो इज्जत की बात मत कीजिए। आप लोग मानते हैं बलात्कारी लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब रही बात आपकी अलकायदा अरेस्ट की, फर्क इतना है, आप तो अरेस्ट नहीं करते थे। आप तो 2012 में कह रहे थे जितने दंगाई हैं, जितने मुस्लिम गुनाहगार हैं अभी जेल में हैं, हम उन सबकी रिहाई मांगेंगे। अरे 2007 में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जी, एक सवाल मेरा आपसे है, जो 60 जवान मराए गए थे। नुपुर जी, मेरा सवाल आपसे है, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी रिहाई कराएंगे। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2012 में फटकारा, काशी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ इसके लिए, उसके बाद दोबारा फटकारा कि आपका बस चले तो पद्मश्री दे दो आप इन आतंकवादियों को। वो आतंकवादी को बचाने की कोशिश करते जो 2019 के अंदर कोर्ट कहता है फांसी की सजा दो। आप अपने गिरबान में झांको, आप कहते हो पुलिस गलत है। ठीक है नुपुर जी, मैं आपको जेपी नड्डा जी के स्टेटमेंट की तरफ लाना चाहूंगी। नुपुर जी, जेपी नड्डा जी आज ये कह रहे हैं कि हम 300 सीटें हमें लानी है, 300 के पार उत्तर प्रदेश में जाना है, लेकिन ऐसा ही दावा तो बंगाल के लिए भी किया गया था। कैलकुलेशन का आधार क्या है? देखिए, साथ की बात तो ये है मीनाक्षी जी, समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में हमने पहले सरकार बना रखी थी। अब ये कह देना कि एंटी इनकम्बेंसी बंगाल के अंदर भाजपा फेस कर रही थी और उसकी सीटें कम हुई है, मैं माफी चाहती हूँ, ऐसी सिफोलॉजी मुझे आती नहीं, ना मुझे सीखनी है। ऐसे तरीके की राजनीति तो मैंने आज तक ना ऐसा विश्लेषण समझा कि जिनकी सीटें 3 से बढ़कर 75 के पार चली गई हो, उनकी हार हो गई। मैं माफी चाहती हूँ, ऐसा तो मैंने आज तक विश्लेषण ना सुना है ना समझा है। जब हमने 22 सीटें कही थी हम लेके आएंगे लोकसभा में, लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी तुम्हारी आएंगी लोकसभा में। अरे 0 से 3, 3 से 11 और 11 से 42% तक हम अपना वोट शेयर लेके गए थे 2019 के अंदर। 18 लोकसभा सीटें आई थी। आज भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हम है, जबकि बंगाल के अंदर माना जाता है संघ का परचम इतना नहीं लहरा हुआ। हमने कभी सरकार बंगाल में चलाई नहीं, उसके बावजूद हमने अपनी इलेक्टोरल 300 का टारगेट तो ठीक है, लेकिन जिला पंचायत की डायरेक्ट वोटिंग में क्यों हार गए? जिला पंचायत की डायरेक्ट वोटिंग में क्यों हार गए? उसके बाद अगर आप ब्लॉक के अगर आप चुनाव देखेंगी और आप पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखेंगी तो हम ही जीते हैं। मेरे हिसाब से 825 में से 628 हम जीते हैं, और कोई जीता है तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर मूक दर्शक बनने में, उस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, पुलिस कभी मूक दर्शक नहीं बनी है। योगी जी की तस्वीरें थी ना, कैमरा पर तस्वीरें थी उस दौरान। क्राइम फर्क इतना है कि उस जमाने में जिस पुलिस पे ये ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे, वो इनएक्टिव थी, काम ही नहीं करती थी। और अब योगी जी की सरकार के अधीन फर्क इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर में क्राइम रेट में 30% की गिरावट आई है। 33,000 क्रिमिनल गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्त में है। और तीसरी बात बहुत जरूरी मैं बताऊंगी, 129 हार्डन्ड क्रिमिनल्स, लगभग 130 हार्डन्ड क्रिमिनल्स का इनकाउंटर तक किया है, मुठभेड़ में मारे गिराए हैं। अब वो दामाद बन के उनकी आरती उतार के उनको बचाया नहीं जाता, जहाँ पे पुलिस भी डरती है कि भैया नोटिस। तमाम उपलब्धियों का नुपुर जी आपने जिक्र किया, तमाम उपलब्धियों का आपने जिक्र किया, लेकिन सवाल फिर इसीलिए उठता है कि चुनाव से कुछ समय पहले ही फिर ऐसे मुद्दे, धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर चर्चा छिड़ रही है, चुनाव से 6 महीने पहले इन मुद्दों की याद क्यों आती है अगर काम पर इतना भरोसा है तो? लेकिन मुकेश शर्मा जी, आपको भी पहले, ठीक है नुपुर जाऊंगी, हाँ बिल्कुल दीजिएगा। मुकेश शर्मा जी, आप भी एक बार अपना कमेंट यहाँ पर दे दीजिए। देखिए, जितने एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, कल प्रधानमंत्री ने तमाम योजनाओं का ऐलान किया काशी से, उसके बाद जेपी नड्डा आज वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर है, लेकिन आपका दल किस स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहा है जमीन पर? ट्विटर से आगे ये लड़ाई क्यों नहीं दिखाई देती है? देखिए मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन ने उत्तर प्रदेश को हिंसा प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह जंगल राज है, चीरहरण महिलाओं का हो रहा है। पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से कानून का नंगा नाच हुआ है, पूरे सारे देश ने देखा है।
और मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल, आज प्रियंका जी लखनऊ में है, जिस तरीके से लोग उमड़े हैं आज प्रियंका जी के स्वागत में, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बेहतर ही नहीं करने जा रही, बल्कि आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। सबका शासन उत्तर प्रदेश के लोग देख चुके हैं और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लोगों की चाहत है कांग्रेस को लाना, और लोग एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ, प्रियंका जी की तरफ उत्तर प्रदेश आज देख रहा है। और उसमें निश्चित तौर पर जिस तरीके से गांव का जो छोटा वर्कर था, जो गली कूचे मोहल्लों में कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसको प्रियंका जी के आने के बाद वो घर से निकला है। नहीं, लेकिन अगर ऐसा है मुकेश शर्मा जी, नहीं, अगर ऐसा है मुकेश शर्मा जी, प्रियंका गांधी के जाने का इतना असर है, यूपी का प्रभार लेने पर अगर इतना असर है प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व का, ये बताइए रायबरेली आपने क्यों गंवा दिया फिर जिला पंचायत में? रायबरेली से भी पकड़ क्यों छूट गई? नहीं, आप मीनाक्षी जी जो कह रही हैं पकड़ गई, आप ये लोग तो, और कुछ लोग मीडिया के लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है पंचायत चुनाव में बीजेपी हारी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये टोटल चुनाव जो चेयरमैन के हुए हैं, ये टोटल पूरे तरीके से सरकारी एजेंसियों का खेल है। कांग्रेस पार्टी का गढ़ है रायबरेली। प्रदेश में चुनाव कराया मैं तो ये कह रही हूँ आपको मुकेश शर्मा जी, अमेठी तो पहले ही छूट गया आपसे पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी हाथ से निकल गया, लेकिन जिला पंचायत जो कि जमीनी स्तर का चुनाव माना जाता है, रायबरेली में उससे पकड़ क्यों छूट गई अगर प्रियंका गांधी का इतना असर है जमीन पर? मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब आपको मैं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 2 सीटें थी, नहीं करना चाहिए। कौन चुनाव हारता है, कौन जीतता है? आप छल से, कपट से, झूठ से, जुमलों से आप एक बार चुनाव हरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काट की आंधी एक बार चढ़ती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, डायरेक्ट वोटिंग में तो हारे हैं ना, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ प्रियंका जी ने बिगुल बजाया है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की नहीं बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और कांग्रेस शरद प्रधान जी पर लड़ रही है, मेरा आपसे सीधा सवाल ये, नेतृत्व में लड़ रही है, ठीक है, हमारा एक कार्यकर्ता। ठीक है मुकेश जी, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं अब शरद प्रधान जी के पास जाना चाहूंगी। शरद प्रधान जी, देखिए जिस तरह से जेपी नड्डा जी अब 300 पार का नारा दे रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने आके जो स्पीच दी है काशी को लेकर, 3 मुख्य मुद्दे उसमें थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर क्लीन चिट दिया, और पूर्वांचल के लिए बिगुल फूंक दिया। बीजेपी का इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं 300 पार, या फिर एक बेचैनी के तौर पर देख रहे हैं, या आपको दावों में वाकई जमीन पर दम दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, तो उनका उसके 2-3 मकसद रहे होंगे। एक तो बड़ा स्पष्ट है, ये बता देना, क्योंकि बीच में काफी ये चल रहा था कि उनमें और योगी में तनातनी चल रही है, इस चीज की र्यूमर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और पार्टी के अंदर से ही आ रहे थे। तो उनका ये मैसेज देने का उद्देश्य रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरा ये बताना चाह रहे हैं वो कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ ही सबसे मेन फेस रहेंगे इस चुनाव में, ये भी बता दिया उन्होंने। तीसरी बात, उनकी जो कोरोना वाली बात है, वो दोनों बातें तो ठीक थी। कोरोना वाली बात जो है वो पचती नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा किसी के कि क्यों उन्होंने इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा तारीफ करी, जबकि सबको मालूम है कि कोरोना में दुर्व्यवस्था हर सीमा पार हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। फिर भी अगर प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं और कहते हैं अभूतपूर्व है और अनपैरेलल्ड है, तो इसके पीछे कोई राज जरूर है। क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि वो एक नया नैरेटिव क्रिएट कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का चेहरा लेकर के चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। अयोध्या का मंदिर रहेगा, हिंदुत्व रहेगा। योगी आदित्यनाथ के से ज्यादा बेहतर हिंदुत्व का चेहरा इनके पास नहीं है, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं तो और एक मंदिर के मठ के अध्यक्ष हैं। तो उनको जो है, उनके अगेंस्ट सबसे बड़ी चीज जो जाती है वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट। उसको कवर अप करने के लिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव क्रिएट करने में उनको महारत हासिल है, चाहे वो किसी बिना आधार के हो, चाहे किसी झूठे फॉल्सहुड पर हो, तो वो एक नया नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि इतना बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हुआ। और या उनका ये, मुझे नहीं लगता कि उनका ये कहने का मतलब होगा 300 पार का दावा। 300 पार का दावा, देखिए ये तो पार्टी उत्साहित करने के लिए हर पार्टी करती है, स्पेशली जो पावर में होती है, जिसने ऑलरेडी 324 सीटें पिछली बार जीती हैं, तो वो और क्या कहेगा। जवाब देंगी। ठीक है नुपुर जी, मैं आपके पास वही पॉइंट लेकर वापस आ रही हूँ।
लास्ट मिनट के जो एडजस्टमेंट्स अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा को लेकर हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, या अब कैबिनेट एक्सपेंशन की तमाम बातें आ रही हैं सामने, अपना दल को जिस तरह से सेंट्रल कैबिनेट में शामिल किया गया, विपक्ष को ये तो दिखाई दे ही रहा है ना इसमें कि आखिरी मोमेंट पर ये तमाम एडजस्टमेंट जो है चुनावी राजनीति का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कैबिनेट रिशफल एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। 2019 अगस्त में भी हुआ था, अब उनकी मर्जी है, उनको जैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन संजय निषाद भी तो नाराज है ना आपसे। संजय निषाद नाराज है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो पार्टी परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बिठाने पड़ेंगे ना। वो पार्टी की अपनी मर्जी है, वो कैसे कैबिनेट रिशफल करेगी। मैं माफी चाहती हूँ, अब वो जमाना नहीं है कि कुछ चंद पत्रकार और कुछ लॉबियस्ट फोन पे डिसाइड करते थे जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में कि कौन सा मंत्री कौन से पद पे बैठेगा और क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। ये कंप्लीटली लोकतंत्र में हमारे संवैधानिक आधार पे ये बिल्कुल विशेषाधिकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का होता है। इसमें हम यहाँ बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते। लेट्स हैव दैट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 मीनाक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अब देखिए जो फोर्थ रिलीजियस कन्वर्जन होता है, इसमें तो लगभग 8 प्रदेशों ने, 8 राज्य सरकारों ने अपने कानून पारित कर रखे हैं। जो उत्तर प्रदेश ने कानून पारित किया है वो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 2006 में हिमाचल प्रदेश में कर दिया था। तब कोई ऑपोजिशन नहीं था, तब कोई धरने प्रदर्शन और फालतू की बयानबाजी नहीं हो रही थी। और रही बात हमारी नीतियों की, लगभग 37 ऐसे बिल है जो संसद के अंदर टेबल हो चुके हैं टू ब्रिंग इन पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। तो अब कौन सी नई चीज आ गई? हाँ, कांग्रेस ठीक है, नहीं, लेकिन सवाल इस पर इसलिए था ना कि सरकार तो 4 साल हो गए काम करते हुए, तो पहले ये बिल क्यों नहीं आया, इसको लेकर ये सवाल था। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।